Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम 3 ऐसे ज़रूरी मुद्दों की तह तक जाएंगे जो आजकल काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावों की और समझेंगे कि ये जो चुनावी वादे होते हैं उनमें मुफ्त की रेवड़ियां और असल जन कल्याण के बीच क्या बारीक लकीर है। बिहार का हालिया उदाहरण देखेंगे। हाँ, वो काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल, जहां पार्टियों के वादे राज्य के बजट से आप सोचिए कई गुना ज्यादा हैं। इसके बाद दुनिया के मंच पर चलेंगे, देखेंगे कि अमेरिका और चीन, जिन्हें अब कुछ लोग G2 कहने लगे हैं, उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। क्या उनकी नजदीकी किसी नए ग्लोबल पीस प्लान का इशारा है या मामला कुछ और है। ये भी एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। और आखिर में अपने देश के अंदर चलेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच ये जो फंड्स को लेकर खींचतान चल रही है उस पर बात करेंगे, खासतौर पर शिक्षा से जुड़ी PM श्री योजना के बहाने। जी, संघवाद से जुड़ा अहम मुद्दा है ये। हाँ, क्या इससे हमारे संघीय ढांचे पर असर पड़ रहा है? तो चलिए इन उलझे हुए लेकिन अहम मसलों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं चुनावों से। आजकल कई बार ऐसा महसूस होता है ना कि चुनाव मानो लोकतंत्र का त्योहार कम और वादों की नीलामी ज्यादा बन गए हैं। हाँ, कुछ हद तक ये बात सही लगती है। बिहार का ही उदाहरण देखिए, वहाँ पार्टियां मिलकर 8 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के वादे कर चुकी हैं। 8 लाख करोड़? हाँ, जो राज्य के सालाना बजट का लगभग 3 गुना है। मतलब ये कैसे होगा? कोई पार्टी 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा कर रही है तो कोई 200 यूनिट। एक पार्टी ने तो हर परिवार को सरकारी नौकरी देने तक का वादा कर दिया, जिसका अंदाजन खर्ची करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए बैठेगा। बाप रे। सवाल उठता है कि ये वादे कितने हकीकत के करीब हैं। क्या ये सच में जन कल्याण है या सिर्फ वोट पाने के लिए फेंकी जा रही रेवड़ियां? देखिए, जन कल्याण यानी वेलफेयर और मुफ्त की रेवड़ियों यानी फ्रीबीज में एक बुनियादी फर्क है। क्या फर्क है? वेलफेयर का मकसद होता है लोगों की क्षमता बढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। जैसे कहावत है ना, किसी को रोज मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ना सिखा देना। हाँ, बिल्कुल। हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 भी राज्य को लोक कल्याण बढ़ाने और असमानताएं कम करने का निर्देश देते हैं। अच्छा। इसका एक अच्छा उदाहरण स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील स्कीम है। हाँ, मिड डे मील। ये सिर्फ मुफ्त भोजन नहीं है, इसके कई फायदे हुए। स्कूलों में बच्चों का आना बढ़ा, उनके पोषण में सुधार हुआ और अलग अलग जाति धर्म के बच्चे जब साथ खाते हैं तो सामाजिक एकता भी बढ़ती है। सही बात है। या फिर सोचिए, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल देना, इससे उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिली। ये सब वेलफेयर है क्योंकि ये लोगों को, आप समझिए, लंबे समय के लिए मजबूत बनाते हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ फ्रीबीज अक्सर चुनाव के ठीक पहले फौरी फायदे के लिए दी जाती हैं और ये लोगों को सरकार पर निर्भर बना सकती हैं। जैसे चुनाव से ऐन पहले सबके खाते में कुछ पैसे डाल देना या फिर मिक्सर ग्राइंडर, टीवी जैसी चीजें बांटना। अच्छा। इससे होता यह है कि नागरिक एक तरह से ग्राहक बन जाता है और सरकार या पार्टियां टैक्स देने वालों के पैसे से वोट खरीदने की कोशिश करती नजर आती हैं। ये थोड़े समय के लिए खर्च तो बढ़ाता है, खपत बढ़ती है, लेकिन देश या समाज का कोई टिकाऊ विकास नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बात और सोचने वाली है, क्या इसमें एक तरह का दोहरा मापदंड नहीं दिखता? किस तरह का दोहरा मापदंड? देखिए, जब सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% किया था जी, जिससे खजाने को करीब 14.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो उसे बड़ा आर्थिक सुधार कहा गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने वाला कदम बताया गया। हाँ, ये हुआ था। पर जब किसी गरीब किसान या जरूरतमंद को 1000 रुपए की मदद दी जाती है तो उसे रेवड़ी कल्चर कह दिया जाता है। फ्रीबी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा या नैतिक पतन जैसे नाम दे दिए जाते हैं। ये शब्दों का खेल थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये विरोधाभास तो साफ नजर आता है। शब्दावली का पाखंड कह सकते हैं इसे। और इसमें कानूनी तौर पर भी एक पेच है। कानूनी पेच? वो क्या है? वो जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, RPA एक्ट 1951, उसकी धारा 123 के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार चुनाव से पहले किसी एक वोटर को, मान लीजिए, एक कप चाय भी पिला दे तो उसे तकनीकी रूप से रिश्वत माना जा सकता है। अच्छा, सिर्फ एक कप चाय? हाँ, और उसका चुनाव रद्द हो सकता है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में लाखों लोगों को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर दे
तो कानूनन उसे रिश्वत नहीं माना जाता। अरे ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, इसी मुद्दे पर 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि घोषणा पत्रों में ऐसे मुफ्त के वादे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। हाँ, कोर्ट ने माना था। बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने इन्हें पार्टियों का नीतिगत बयान यानी पॉलिसी स्टेटमेंट कहकर इन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शायद इसी फैसले के बाद से ये चलन और ज्यादा बढ़ गया है। और उसके जो नतीजे हैं वो वाकई चिंताजनक हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आज के वादों का बोझ आने वाली पीढ़ियों को कर्ज के रूप में चुकाना पड़े। बिल्कुल, खतरा तो है ही। पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है, जहां मुफ्त बिजली जैसे वादों के चलते राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया और उसका कर्ज जीडीपी अनुपात 47% के आसपास पहुंच गया, जो देश में सबसे ऊंचे स्तरों में से एक है। हाँ, पंजाब की हालत काफी खराब है इस मामले में। राजस्थान ने भी पिछले वित्त वर्ष मतलब 2023-24 में ऐसी योजनाओं पर करीब 56,000 करोड़ रुपए खर्च किए। खुद रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है कि कुछ राज्यों की आर्थिक हालत इस तरह के खर्चों से बिगड़ सकती है। हाँ, आरबीआई कई बार कह चुका है। आखिर पैसा को कहीं ना कहीं से आएगा और अक्सर इसका बोझ आम टैक्स भरने वालों पर ही पड़ता है। सीधी सी बात है, बोझ तो टैक्स पेयर पर ही आएगा। हालांकि यह भी सच है कि इतिहास में कुछ ऐसी योजनाएं रही हैं जिन्हें सफल जन कल्याणकारी माना जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय एन.टी. रामाराव की 2 रुपए किलो चावल योजना थी। उसने उस समय भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मैंने सुना है उसके बारे में। या फिर मनरेगा को लीजिए, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार भी मिला और छोटे मोटे निर्माण कार्य भी हुए। वो एक तरह से क्षमता निर्माण भी था। लेकिन आज की तस्वीर देखें तो देश के करीब 81 करोड़ लोग सरकार से मुफ्त राशन ले रहे हैं। 81 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि शायद हमने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने मतलब क्षमता निर्माण के बजाय उन पर निर्भरता ज्यादा बढ़ा दी है। सोचिए, अगर यही पैसा स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों का हुनर बढ़ाने में लगा होता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। आज भी मानव विकास सूचकांक यानी HDI में हम 130वें स्थान पर हैं। काफी पीछे हैं अभी भी। हाँ, देश की सबसे अमीर 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 51.5% हिस्सा है और हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। ये आंकड़े सोचने पर मजबूर करते हैं। तो फिर इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है? क्या कुछ रास्ते हैं? कुछ सुझाव तो चर्चा में है। जैसे राजनीतिक दल जब कोई बड़ा वादा करें तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। मतलब फाइनेंशियल रोड मैप दें। हाँ, ये दोनों चाहिए, पारदर्शिता जरूरी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के बालाजी केस वाले फैसले में जो कमी रह गई थी उसे दूर किया जाए। शायद ऐसे बड़े मुफ्त वादों को भी रिश्वतखोरी के दायरे में लाने पर विचार हो। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कानूनी तौर पर, लेकिन विचार जरूरी है। बिल्कुल। और एक सुझाव ये भी है कि चुनाव से ठीक पहले, मान लीजिए 6 महीने पहले, कोई नई मुफ्त योजना लाने पर रोक लगाई जाए। अच्छा, एक कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और सबसे जरूरी बात, ऐसी नीतियां बने जो लोगों के सिर्फ खर्च करने मतलब कंजम्पशन को नहीं, बल्कि इनकी क्षमता बढ़ाने, कैपेबिलिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दे। लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, अब देश की राजनीति से निकलकर दुनिया के मंच पर चलते हैं। कुछ जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच ये जो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में मुलाकात होने वाली है, उस पर सबकी नजर है। वो सिर्फ व्यापार समझौते तक ही सीमित नहीं रहेगी। ऐसी अटकलें हैं कि वे दोनों मिलकर एक ग्लोबल पीस प्लान यानी वैश्विक शांति योजना का ऐलान कर सकते हैं। ग्लोबल पीस प्लान? हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये G2 यानी दुनिया पर इन 2 महाशक्तियों के दबदबे वाले एक नए दौर का इशारा हो सकता है। इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। हाँ, ये ग्लोबल पीस प्लान सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर शायद ये कोई कानूनी तौर पर पक्का वादा या समझौता न हो। तो फिर क्या हो सकता है? ये हो सकता है ये दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक साझी जिम्मेदारी का ढांचा पेश करे। मतलब एक तरह से ये दुनिया के सामने अनौपचारिक तौर पर एक नई द्विध्रुवीय व्यवस्था, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा जैसा हो सकता है, जहां ज्यादातर बड़े फैसले यही 2 देश मिलकर लेंगे या प्रभावित करेंगे। हाँ, बिल्कुल, जहां मुख्य कर्ता धर्ता यही 2 देश हों। इस प्लान में शायद कुछ ऐसी बातें शामिल हों जो सुनने में अच्छी लगें, जैसे परमाणु हथियारों को और न बढ़ाने पर सहमति, या सेना के कमांड सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के खतरनाक इस्तेमाल से बचना। अच्छा। या फिर बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग करना। ऐसी मतलब मीठी मीठी बातें हो सकती हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक भाषा में। जी।
एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति चीनी राष्ट्रपति के जरिए रूस पर दबाव डलवाना चाहें ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो सके। अच्छा, ये भी एक एंगल हो सकता है। लेकिन यहाँ ये बात दिलचस्प है कि इस कथित प्लान के पीछे शायद दोनों नेताओं के अपने अपने मकसद भी जुड़े हों। जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम के पीछे कुछ न कुछ मकसद तो होता ही है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए क्या हो सकता है? हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी छवि एक ऐसे शांति दूत राष्ट्रपति, पीस प्रेसिडेंट की बनाना चाहते हो जो दुनिया के मुश्किल मसलों को सुलझाने की काबिलियत रखता है। हाँ, वो अपनी डील मेकर इमेज को मजबूत करना चाहेंगे। बिल्कुल। उन्होंने पहले भी अफ्रीका, मध्य पूर्व और यूक्रेन में संघर्ष विराम करवाने में कुछ भूमिका निभाई है। कंबोडिया थाईलैंड पीस डील की कोशिश की है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी हुए थे, किम जोंग उन से मुलाकात की थी। हाँ, ये सब तो हुआ है। तो चीनी राष्ट्रपति का साथ मिलने से उनकी ये छवि और मजबूत हो सकती है। और शी जिनपिंग के लिए चीन के राष्ट्रपति का क्या मकसद हो सकता है? दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शायद चीन को दुनिया की व्यवस्था के एक जिम्मेदार संरक्षक और अमेरिका के बराबर के भागीदार के तौर पर पेश करना चाहते हैं। मतलब स्टेटस की बात है। हाँ बिल्कुल। चीन ने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, गवर्नेंस, सिक्योरिटी ऐसी कई वैश्विक पहलें शुरू की हैं। जी। इसके जरिए चीनी राष्ट्रपति खुद को एक दूरदर्शी वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के बड़े फैसले लेने में चीन का वजन अब अमेरिका से कम नहीं है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं इसमें। बिल्कुल। लेकिन आज की दुनिया और शीत युद्ध के दौर की दुनिया में एक बड़ा फर्क है, ये समझना जरूरी है। क्या फर्क है? तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधी विचारधारा की लड़ाई थी, आइडियोलॉजी की, और उनके बीच आपसी व्यापार लगभग न के बराबर था। हाँ, दुश्मन थे वो। आज अमेरिका और चीन के बीच अर्थव्यवस्था, सेना, तकनीक, हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर है, कंपटीशन है। लेकिन साथ ही साथ वे व्यापार और सप्लाई चेन के मामले में एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर भी हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये बिल्कुल अलग स्थिति है। हाँ, इसे शायद प्रतिस्पर्धी सह अस्तित्व यानी कम्पेटिटिव कोएग्जिस्टेंस का नाम दिया जा सकता है। मतलब मुकाबला भी और साथ रहना भी। दिलचस्प है ये। राजनीति विज्ञान में एक सिद्धांत है, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप? ये क्या है? यह कहता है कि इतिहास में जब भी कोई उभरती हुई ताकत, जैसे आज चीन है, किसी स्थापित ताकत जैसे अमेरिका को चुनौती देती है तो उनके बीच युद्ध का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। तो हो सकता है कि ये जो ग्लोबल पीस प्लान की बात हो रही है वो इसी ऐतिहासिक खतरे से बचने की एक कूटनीतिक चाल हो। मतलब युद्ध टालने की कोशिश। हाँ शायद। लेकिन अगर दुनिया सचमुच दो ध्रुवों अमेरिका और चीन में बट जाती है तो भारत जैसे देशों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, ये भारत के लिए सोचने वाली बात है। उन पर किसी एक खेमे में शामिल होने का दबाव बढ़ सकता है। इससे उनकी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति या जिसे रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, वो कमजोर पड़ सकती है। हाँ, दबाव तो बढ़ेगा। हमारी जो गुटनिरपेक्षता की पुरानी नीति रही है या जिसे आजकल बहुसंरेखण यानी मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है, मतलब जरूरत के हिसाब से कई देशों से संबंध बनाना, उस पर दबाव आ सकता है। हाँ, अक्सर देखा गया है कि द्विध्रुवीय व्यवस्था में भारत, जापान, जर्मनी जैसी जो बीच की ताकतें हैं, मिडिल पावर्स, उनका दबदबा और उनकी मोल भाव करने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छा। उनके लिए दोनों बड़ी शक्तियों के बीच संतुलन साधना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए भारत जैसे देशों के हित में एक बहुध्रुवीय विश्व, मल्टीपोलर वर्ल्ड ज्यादा बेहतर माना जाता है, जहां ताकत किसी एक या दो देशों के पास सिमटने के बजाय दुनिया के कई अलग अलग केंद्रों में बटी हो। बिल्कुल, जहां मल्टीलैटरलिज्म मजबूत हो। और अब आते हैं आज के अपने आखिरी मुद्दे पर। ये जुड़ा है अपने देश के अंदर केंद्र और राज्यों के रिश्तों से, खासतौर पर केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना और उससे जुड़े संघवाद, फेडरलिज्म के सवालों से। चलिए इस मामले को भी समझते हैं। देखिए, पीएम श्री योजना का मकसद है देश भर में लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को चुनकर उन्हें मॉडल स्कूल या आदर्श संस्थान बनाना। इन स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब पैसा केंद्र देगा और लागू राज्य करेंगे? हाँ, मुख्य रूप से पैसा केंद्र का होगा और इसे जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। लेकिन यहाँ पेंच ये है कि कई गैर बीजेपी शासित राज्य जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वो इस योजना और साथ ही नई शिक्षा नीति NEP का विरोध कर रहे हैं।
हाँ, विरोध तो काफी समय से चल रहा है। उनका आरोप है कि एनईपी में कुछ बातें ऐसी हैं जिनमें कथित तौर पर सांप्रदायिक झुकाव दिखता है और कुछ ऐसी सामग्री भी है जो वैज्ञानिक सोच के खिलाफ जाती है। इसलिए वे इसे अपने राज्यों में लागू करने से हिचक रहे हैं। उनका तर्क है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। हाँ, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल। और उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपनी विचारधारा थोपकर राज्यों के अधिकारों में दखल दे रही है, जो कि संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। जी, ये राज्यों का पक्ष है। इस विरोध के जवाब में केंद्र सरकार ने एक सख्त कदम उठाया। खबरों के मुताबिक जब तमिलनाडु ने पीएम श्री योजना लागू करने से मना कर दिया तो केंद्र ने उसे समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली फंडिंग रोक दी। अच्छा, फंडिंग ही रोक दी? हाँ, तमिलनाडु सरकार ने इसे ब्लैकमेल और राज्यों की स्वायत्ता पर हमला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला अब अदालत में है। ये तो गंभीर मामला बन गया है। लेकिन अब केरल से एक हैरान करने वाली खबर आई है। केरल से? क्या हुआ? जो केरल सरकार पहले इस योजना का खुलकर विरोध कर रही थी, उसने हाल ही में इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर दस्तखत कर दिए। अरे, ये कैसे हुआ? वो तो विरोध कर रहे थे। हाँ, हालांकि इस फैसले से केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी मोर्चे LDF के भीतर ही काफी मतभेद उभर आए हैं। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। तो फिर उन्होंने साइन क्यों किया अगर अंदर ही मतभेद है? केरल के शिक्षा मंत्री ने अपने बचाव में तर्क दिया है कि MOU पर दस्तखत इसलिए किए गए ताकि राज्य को समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाला फंड न रुके। अच्छा, मतलब फंड्स का दबाव था। लगता तो यही है। उनका कहना है कि फंड रुकने से हजारों शिक्षकों की तनख्वाह और स्कूलों के दूसरे खर्चे रुक जाते। उनका कहना है कि NEP को लेकर उनका सैद्धांतिक विरोध अभी भी कायम है। लेकिन साइन तो कर दिया। हाँ, लेकिन उनके आलोचक, जिनमें उनकी अपनी पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हैं, इसे केंद्र के वित्तीय दबाव के सामने घुटने टेकना मान रहे हैं। आलोचना तो होगी ही। फिलहाल मामला ये है कि इन अंदरूनी मतभेदों के चलते केरल सरकार ने इस MOU को अस्थायी रूप से रोक दिया है और इसकी समीक्षा के लिए एक उपसमिति बना दी है। अच्छा, तो अभी होल्ड पे है मामला। हाँ, ये पूरी स्थिति कई गंभीर सवाल खड़े करती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि केंद्र सरकार को राज्यों को दिए जाने वाले फंड का इस्तेमाल एक हथियार की तरह नहीं करना चाहिए। मतलब दबाव बनाने के लिए। हाँ, जिससे राज्यों पर अपनी नीतियां बदलने के लिए दबाव बनाया जा सके या उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल किया जा सके। शायद केरल सरकार के लिए बेहतर होता कि वो भी तमिलनाडु की तरह इस मामले को लेकर अदालत जाती। खासकर तब जब केरल में शिक्षा का स्तर पहले से ही देश में काफी अच्छा माना जाता है। बिल्कुल, वहाँ लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है और स्कूलों का बुनियादी ढांचा भी काफी बेहतर है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या पीएम श्री योजना जैसी स्कीम की केरल को उतनी जरूरत भी है या ये बेमानी है वहाँ? ये भी सोचने वाली बात है। इन सब बातों का निचोड़ ये है कि फंड्स के लेन देन के चलते संघवाद और राज्यों की स्वायत्ता जैसे हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत ही हमारे लोकतंत्र और मतलब विविधतापूर्ण देश की नींव है। बिल्कुल सही। तो आज हमने 3 काफी अहम और जटिल मुद्दों पर बात की। पहला, चुनावों में मुफ्त की रेवड़ियों और असल जन कल्याण के बीच का फर्क और इसके आर्थिक और सामाजिक असर। जी। दूसरा, अमेरिका और चीन के बीच कैसे नए समीकरण बन रहे हैं और एक G2 वाली दुनिया की संभावना का भारत जैसे देशों के लिए क्या मतलब हो सकता है। हाँ, वैश्विक परिदृश्य पर भी बात हुई। और तीसरा, केंद्र और राज्यों के बीच फंड्स और नीतियों को लेकर कैसे तनाव बढ़ रहा है, जैसा कि हमने पीएम श्री योजना के मामले में देखा। अगर हम इन तीनों चर्चाओं को जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या सवाल? एक तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्र की योजनाएं राज्यों की आर्थिक स्थिति और उनके फैसले लेने की आजादी पर दबाव डाल रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है और वो भारत जैसे देशों को विदेश नीति के मुश्किल विकल्प चुनने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, दोनों तरफ से दबाव है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी अपनी अंदरूनी व्यवस्थाएं, जैसे हमारा संघीय ढांचा और हमारी बाहरी नीतियां, इन दोनों तरफ से पड़ने वाले दबावों को झेलने के लिए वाकई में काफी मजबूत और लचीली, रेजिलिएंट है? ये एक गहरा सवाल है। भविष्य की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कितने तैयार हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। इस गहरी और जानकारी से भरपूर बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी अहम सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।